साधु के भेष में वहां आतंकी दाखिल हो सकता है। जानकारी ये महाकुंभ में आतंकी हमले का अलर्ट है। महाकुंभ में साधु संत पहुंच रहे हैं और जनवरी में पूरी तरह से शुरुआत होगी तो बड़ी संख्या में साधु संत भी पहुंचेंगे, बाकायदा अखाड़े भी पहुंचेंगे और उस पर आतंकी साया है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, बाकायदा प्रयागराज में एनएसजी लगाई गई है, इसीलिए एनएसजी कमांडो हर वक्त तैनात है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। और खुद योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं सुरक्षा हटी तो आतंकी और इस तरह के असामाजिक तत्व खतरा पैदा कर सकते हैं। सुनिए जरा। जितना आप सतर्क है उतना ही दूसरा व्यक्ति सुरक्षित भी है। और मुझे लगता है कि पुलिस के लिए भी बैठता है कि आपकी सतर्कता जैसे ही शिथिल हुई, सतर्कता जैसे ही हटी, वैसे ही दुश्मन और विरोधी तत्व कुछ न कुछ ऐसी घटित कर देगा जो न केवल आपकी सुरक्षा के लिए बल्कि मेले की सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है। कोई ऐसा शरारती तत्व न घुसने पाए जो समाज का दुश्मन हो, देश का दुश्मन हो। इसीलिए प्रयागराज में देखिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है, पुलिस पूरी तरह से तैयार है, महाकुंभ में अलर्ट है और चप्पे चप्पे पर पुलिस का साया देखने को मिल रहा है। कुंभ में हमले या हादसों को लेकर देखिए मॉक ड्रिल भी किया जा रहा है। ये मॉक ड्रिल की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, किसी हादसे की स्थिति में कैसे निपटना है। सतर्कता जैसे ही शिथिल हुई, सतर्कता जैसे ही हटी, वैसे ही दुश्मन और विरोधी तत्व कुछ न कुछ ऐसी घटित कर देगा। प्रयागराज में धरती का सबसे बड़ा मेला होने जा रहा है। देश के दुश्मनों की नजर भी इस सबसे बड़े धार्मिक मेले पर है। महाकुंभ में आतंकी हमले को लेकर अलर्ट मिला है। जितना आप सतर्क है उतना ही दूसरा व्यक्ति सुरक्षित भी है। और मुझे लगता है कि पुलिस के लिए भी बैठता है कि आपकी सतर्कता जैसे ही शिथिल हुई, सतर्कता जैसे ही हटी, वैसे ही दुश्मन और विरोधी तत्व कुछ न कुछ ऐसी घटित कर देगा जो न केवल आपकी सुरक्षा के लिए बल्कि मेले की सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है। कोई ऐसा शरारती तत्व न घुसने पाए जो समाज का दुश्मन हो, देश का दुश्मन हो। सीएम योगी ने सुरक्षा बलों को ऐसे हमलों को लेकर पहले ही सतर्क कर दिया था। अधिकारी भी दावा कर रहे हैं महाकुंभ में सुरक्षा का ऐसा घेरा लगाया है जिससे आतंकियों के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। पूरा हमारा प्रयास है और कहीं कोई पत्ता न खड़कने पाए। लेकिन इसके अलावा अगर कहीं कोई प्रयास भी होता है तो पूरी तरीके से हम लोग उससे निपटने के लिए भी तैयार हैं। अगर कोई आंख उठाए तो हम उसको तुरंत रोक पाए। और आइए अब आपको बताऊं, देखिए जरा हमले को लेकर अलर्ट किस तरह का है। 13 जनवरी से प्रयागराज महाकुंभ की शुरुआत हो रही है और देश के दुश्मन इस आयोजन को लेकर साजिश कर रहे हैं। महाकुंभ में आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी मिली है आतंकी साधु सन्यासी के भेष में कुंभ में एंट्री कर सकते हैं, अघोरी के रूप में महाकुंभ में छिपकर घुस सकते हैं। बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की साजिश है। आतंकी पन्नू ने भी महाकुंभ में हमले की धमकी दी है। कुंभ में 50 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने का अनुमान है। मेला परिसर में हर दिन लाखों लोग मौजूद रहेंगे। ऐसे में आतंकी हमले में जान माल का बड़ा नुकसान हो सकता है। आतंकी हमले को लेकर सुरक्षा बल पहले से अलर्ट है। यूपी के सभी बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नेपाल बॉर्डर पर खास चौकसी बरती जा रही है। पहले भी कई बार आतंकी नेपाल बॉर्डर से उत्तर प्रदेश में घुसे। आतंकियों की साजिश नाकाम करने के लिए यूपी पुलिस ने खास प्लान बनाया है। मेला परिसर में पुलिस कर्मियों को साधु संतों के वेश में तैनात किया जाएगा, जिससे पुलिसकर्मी लोगों के बीच घुल मिल जाएंगे, हर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेंगे ताकि आतंकियों की हर साजिश को नाकाम कर सकें। यह है तैयारी। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं एसएसपी राजेश त्रिवेदी। खबर मिल रही थी कि असामाजिक तत्व ना आए, इसको लेकर के ऐसा कुछ आप इंतजाम कर रहे हैं क्योंकि अघोरी के भेष में कोई आ सकता है, साधु के भेष में कोई शरारती तत्व। हमारे सभी थाने जो मेला क्षेत्र में है 56 थाने 155 चौकियां हैं। पूरा मेला क्षेत्र सीसीटीवी से आच्छादित है। सिविल पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेज, स्पेशल फोर्सेज, होमगार्ड्स, पीएसी, जल पुलिस, घुड़सवार पुलिस, ये सब मिला करके सिटी और मेले में 50,000 से अधिक की फोर्स है हमारे पास जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है तो उसका यूज़ कर रहे हैं और पूरे मेले की संपूर्ण सुरक्षा रहेगी। सादे वस्त्रों में हमारे इंटेलिजेंस के लोग भ्रमणशील रहेंगे। अब बाकायदा सिक्योरिटी टाइट की जा चुकी है। आप देख रहे हैं तस्वीर, खुद अमिताभ यश मौके पर मौजूद हैं और अमिताभ यश चारों तरफ मुआयना भी कर रहे हैं। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, दूसरी तस्वीर देखिए, सुरक्षा बढ़ाई गई है। किस तरह से पानी में भी सुरक्षा की जा रही है। नदी में सुरक्षा के लिए जल पुलिस तैनात की गई। अलग अलग अत्याधुनिक उपकरण और संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पानी में सुरक्षा चाक चौबंद हो उसके लिए। और स्नाइपर भी तैनात है, बताया जा रहा है हेडशॉट के लिए तैनात है स्नाइपर। ये योगी का हेडशॉट है। महाकुंभ में अब तक की सबसे हाईटेक सुरक्षा है। दोनों तरफ देखिए आप, सीसीटीवी में आपको नजर आ रहा है, हर जगह कैमरा है, हर जगह की तस्वीर निकल कर आ रही है। सुरक्षा के लिए 7 लेयर बनाई गई है। जल, जमीन, आसमान सब पर नजर है।
महाकुंभ में पहली बार स्नाइपर्स जवानों की तैनाती हुई है। स्नाइपर्स किला, संगम नोज और अरेल घाट के पास रहेंगे ये स्नाइपर्स। संदिग्ध देखते ही खत्म, आतंकी या हमलावर को दूर से ही ढेर कर देंगे। एनएसजी कमांडो, एटीएस कमांडो की तैनाती होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। 300 एआई कैमरे से 24 घंटे चप्पे चप्पे पर नजर है। एआई कैमरों में संदिग्ध शख्स की हरकत कैद होगी फौरन। कंट्रोल रूम से ऐसे लोगों पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी। ड्रोन कैमरों से पूरे मेला परिसर की निगरानी की जाएगी। 3000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। 3 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। 56 थाने, 155 चौकियां बनाई गई हैं। 50,000 पुलिसकर्मी 24 घंटे तैनात हैं। यूपी पुलिस के जवान घोड़ों से गश्त करते हुए नजर आएंगे। पानी के अंदर ड्रोन से भी नजर रखी जाएगी। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, पार्किंग स्थल, धार्मिक स्थल, स्नान घाट पर खास स्पेशल सुरक्षा होगी। संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की भी अभी से चेकिंग की जा रही है। प्रयागराज के एंट्री पॉइंट्स पर बाकायदा पहचान पत्र चेक होंगे। पुलिस ने साधु संतों से भी आधार कार्ड दिखाने को कहा है। इस स्तर की सुरक्षा है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री सुरेश खन्ना और मंत्री ए के शर्मा। कोई अनहोनी न घटे, इसके लिए पर्याप्त सतर्कता बरती जा रही है। 7 चक्रीय सुरक्षा व्यवस्था का मैंने जिक्र किया बाकायदा मंच से, इसीलिए कि लोगों की आशंका निर्मूल हो सके। ज़्यादा मानव बल, पुलिस बल, महिला पुलिस के साथ ज़्यादा पुलिस बल की तैनाती किया है। वहीं दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, सर्विलेंस का उपयोग करके हम लोग इस मेले को सुरक्षित बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें आपने देखा होगा कि हमारा इंटीग्रेटेड कंट्रोल और कमांड सेंटर जो है वो बन करके तैयार है, जहां सामान्य रूप से हम लोग मीटिंग में बैठते हैं। उसमें आप कभी ऊपर जा करके देखेंगे तो एक एक व्यक्ति के, एक एक गाड़ी के मूवमेंट पे हमारी नज़र रहती है। इतना माइन्यूट हमारा ऑब्जर्वेशन हो सकता है। हमारी फेस रिकग्निशन की टेक्नोलॉजीज भी हम लोग लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ला रहे हैं। मशीन और इस महाकुंभ की खबर के बीच एक और अच्छी तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। क्रिकेटर मोहम्मद कैफ आज संगम में डुबकी लगा दी उन्होंने। प्रयागराज की तस्वीर आप देख रहे हैं। मोहम्मद कैफ संगम में कूदे और दरअसल खुद प्रयागराज से आते हैं मोहम्मद कैफ। उनका कहना है कि इसी संगम में डुबकी लगाकर ही तैरना सीखा है उन्होंने। स्विमिंग उन्होंने संगम में ही सीखी है। और आइए अब आपको बताते, खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल हिंदू हो गए, बीजेपी उन पर पलटवार कर रही है। दरअसल आपको दिखाऊं कि अरविंद केजरीवाल के घर आज पुजारी पहुंचे। तस्वीर आप देख रहे हैं। बाकायदा उनके आवास पर मंत्रोच्चार हुआ। और उसके बाद ये पुजारी अंदर गए केजरीवाल के घर। केजरीवाल पुजारियों से मिले। तो केजरीवाल पुजारियों से मिले, लेकिन केजरीवाल के घर के बाहर इमाम प्रदर्शन कर रहे थे, मौलाना और इमाम। ये आप देख रहे हैं साजिद रशीदी भी पहुंचे हैं, इमाम एसोसिएशन के हेड हैं। इमाम कह रहे हैं हमारी तनख्वाह नहीं आ रही है 17 महीनों से, और केजरीवाल कह रहे हैं अब पुजारियों को भी तनख्वाह और भत्ता देंगे। सत्ता और सियासत जो न कराए, कल तक नमाजियों के साथ घूम रहे केजरीवाल आज अचानक हिंदू हो गए, मंत्रोच्चार पर थिरकने लगे। भी किसी पार्टी, किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। ये पहली बार हो रहा है। पुजारियों को सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। लगभग 18,000 रुपए महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी। चुनावी मौसम में केजरीवाल का यह नया ऐलान है। पिछले 1 महीने में उन्होंने चुनावी रेवड़ियों की झड़ी लगा दी। अब इसे उनका कॉन्फिडेंस कहें या दिल्ली की सत्ता से विदाई का डर। सवाल यह है कि वो इमामों को तो पैसा नहीं दे पा रहे, पुजारियों को कहां से देंगे? पुजारियों को और गुरुद्वारा के ग्रंथियों को 18,000 रुपया सम्मान राशि देंगे। आप संतुष्ट हैं क्या? हाँ, संतोष है हम लोगों को। 17 महीने की सैलरी बाकी है। अब बताइए 18,000 रुपये सैलरी है। 18,000 में आदमी अपने घर का गुजर बसर कैसे करेगा, और वो भी 17 महीने ना मिले। तो आइए अब आपको बताऊं कि आखिर क्या विवाद है। दरअसल इमाम पिछले कई दिन से केजरीवाल के घर के बाहर है। अरविंद केजरीवाल की सियासत चरम पर है। केजरीवाल ने आज एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने दिल्ली में पुजारियों को मासिक देने की घोषणा की है। उन्होंने गुरुद्वारों और ग्रंथियों को भी मासिक का ऐलान किया है। केजरीवाल ने कहा पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना अब शुरू करेंगे। सरकार के दोबारा सत्ता में आते ही इसे शुरू किया जाएगा। पुजारी और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को भत्ता दिया जाएगा। दोनों को 18,000 रुपए प्रति महीने भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए कल से रजिस्ट्रेशन भी शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा मैं मंगलवार को कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाऊंगा, पुजारियों और ग्रंथियों के रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की जांच करूंगा। ऐसा देश में पहली बार होगा। बीजेपी को भी ऐसा करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ सवालों में है
एक तरफ केजरीवाल पुजारियों को भत्ते का ऐलान कर रहे हैं, दूसरी तरफ दिल्ली के इमामों को 17 महीने से सैलरी नहीं दे रहे हैं। केजरीवाल के इस रवैये के खिलाफ इमामों में जबरदस्त गुस्सा है। आज इमामों ने उनके घर के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया। दिल्ली के इमाम एलजी और सीएम से शिकायत भी कर चुके हैं। इमामों का कहना यह है कि 6 महीने से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। इमामों ने केजरीवाल के खिलाफ धरने का ऐलान किया है। दिल्ली में 240 इमाम है जिन्हें 18,000 रुपए मासिक मिलते हैं। आइए सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इमाम, उनकी शिकायत क्या है और पुजारी क्या कह रहे हैं। समान राशि मिलेगी 18,000 रुपए पैसे हमेशा जो संतोषम परमम धनम, शास्त्र कहता है संतोष रखिए वही परम धन है। क्योंकि यहाँ मजदूर की जो न्यूनतम मजदूरी है वो 21,000 कुछ है और हमें ये 18,000 दे रहे हैं। हम कंटिन्यू आ चुके हैं, पत्र का कोई जवाब नहीं आया। कोई जवाब नहीं है। हम लोगों को बुलाया और संतुष्ट होकर बात किया और बात करके उन्होंने कहा कि सारे मंदिरों के जितने भी हमारे दिल्ली के मंदिर हैं उन मंदिरों के सभी पुजारियों के लिए 18,000 रुपये मासिक बांधने की उन्होंने वचन दिया है। आगे जैसा प्रभु चाहेंगे वैसा होगा। 17 महीने का बहुत वक्फा होता है, बड़ी दिक्कत आ रही है। हमें बच्चे भी पढ़ाने होते हैं, दवाई हैं, बहुत सारी ज़रूरतें हैं रोज़मर्रा की। केजरीवाल साहब के पास आए हैं और ये आग्रह करना है कि आप इमामों से मुलाकात कर लीजिए और हमारी तनख्वाह, हमारी जो तनख्वाह वाली फाइल है उसको रिलीज़ करा दीजिए। जहाँ नहीं कुछ मिल रहा है वहाँ कुछ मिले तो संतुष्टि तो होगा ही। मंत्री नहीं है लेकिन मैं जिम्मेदार नहीं है। ये आदेश जिसको देंगे वो सुनेगा इनकी बात। आतिशी भी समझिए इन्हीं के अंडर में है। जो आतिशी को ये फरमान जारी करेंगे आतिशी इनकी बात मानेगी। प्रकार से अन्य लोगों को भी सहायता राशि देते हैं, उसी प्रकार से जो है ब्राह्मणों को मंदिरों में, गुरुद्वारों में, है ना, इन सबको भी सहायता देंगे तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है जी। इसके लिए हम हृदय से उनका स्वागत करते हैं। योजना का मैं ऐलान करने जा रहा हूँ। इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। को सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। लगभग 18,000 रुपए महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी। तनख्वाह दे रहे हैं 58,30,90,000 रुपए अब तक दे चुके हैं, लेकिन मंदिर के पुजारियों के लिए इसके पास पैसा नहीं था। तो अब इस पर बीजेपी सवाल पूछ रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको बिहार लिए चलता हूं। बिहार में एक और घमासान चल रहा है पिछले कई दिन से, अब ये और बड़ा हो गया, इसने सियासी शक्ल ले ली है। बिहार में सियासी परीक्षा शुरू हो गई है। दरअसल कल ये हुआ, देखिए, छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, पानी की बौछार हुई और इसके बाद ये और बड़े बवाल में तब्दील हो गया। इसके बाद देखिए पटना में आज प्रदर्शन हुआ। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पुतला जलाया गया, छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन हुआ। आरा में देखिए, आरा में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन रोक ली है, ट्रेन के आगे प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों को सियासी दलों का भी समर्थन मिल रहा है, उसमें आरजेडी, लेफ्ट सब शामिल है। दूसरी तरफ नीतीश के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। कल छात्र सीएम आवास तक कूच करना चाहते थे। पटना की इन तस्वीरों ने कड़ाके की सर्दी में बिहार की सियासत गरमा दी है। बीपीएससी छात्रों पर पानी की बौछार और लाठीचार्ज ने सियासी दलों को पका पकाया मुद्दा दे दिया है। तो कुछ लोग कह रहे थे कि हम सबसे आगे खड़े रहेंगे, सबसे पहले वही भाग खड़े होंगे। ये आंदोलन को खत्म करने की साजिश है। हिजरा है ये लोग, छात्रों को इस्तेमाल करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, छात्रों को धमकाते हैं। हम नहीं कह रहे, छात्र बोल रहे हैं। केस करवा दिया और इस आंदोलन को बेचा। आरजेडी और कांग्रेस प्रशांत किशोर पर हमलावर हैं। प्रशांत के बहाने नीतीश कुमार भी निशाने पर हैं। मतलब एक तीर से दो शिकार। एनडीए और जन स्वराज पार्टी के पीके। सियासत का ये मौका नीतीश कुमार ने भी दिया है और पीके ने भी, क्योंकि सरकार झुकने को तैयार नहीं और पीके नए नए नेता बने हैं। 1 तारीख तक सरकार के पास समय है। छात्रों के, बिहार के बच्चों के भविष्य को देखकर एक सकारात्मक निर्णय लीजिए। रोज धरना प्रदर्शन होगा, न सरकार इसको। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, कैसे भारतीय टीम के साथ एक धोखा हो गया। बांग्लादेश में क्या हो रहा है वो तो आप देख रहे हैं, लेकिन बांग्लादेशी अंपायर ने टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया और टीम इंडिया के बीच मैच हो रहा था। यह है बांग्लादेशी अंपायर, इनका नाम है शरफुद्दुल्ला। और शरफुद्दुल्ला ने क्या किया, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। ये यशस्वी को आप देख रहे हैं, ये खेल रहे थे, सेंचुरी के नजदीक पहुंच गए, उसी दौरान इन्हें बांग्लादेशी अंपायर ने आउट दे दिया। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये स्निकोमीटर आपको नजर आ रहा है। ध्यान से देखिए कि यशस्वी के बैट से बॉल नहीं लगी है। मीटर भी ये बता रहा है कि बॉल बैट से टच नहीं हुई है, कोई स्निक बैट से नहीं लगी है, लेकिन उसके बावजूद थर्ड अंपायर ने आउट दे दिया। इस पर देखिए सवाल उठाए गए। भारतीय क्रिकेट टीम से जुड़े, क्रिकेट बोर्ड से जुड़े हुए राजीव शुक्ला हो, खिलाड़ी इरफान पठान हो, इन सब ने कहा यह चीटिंग हुई है, बेईमानी हुई है भारतीय टीम के साथ। आइए आपको बताता हूं कि आखिर पूरा बवाल किस बात को लेकर है, क्यों यह हंगामा बरपा है। सबसे पहले देखिए, ये आपको मैं दिखा रहा हूं, ये यशस्वी खेल रहे थे,
मेलबर्न टेस्ट में टीम इंडिया की 184 रनों से हार हो गई। हार के बाद थर्ड अंपायर के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। यशस्वी जायसवाल को अंपायर ने आउट दिया और बांग्लादेशी अंपायर थे शरफुद्दुल्ला, थर्ड अंपायर थे उस वक्त। ओपनर यशस्वी जायसवाल शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और दूसरी पारी में वो 84 रन बना चुके थे। भारत मैच ड्रॉ कराने की स्थिति में दिख रहा था उस वक्त तक कि भारत हारेगा नहीं, मैच ड्रॉ करा लेगा। तभी यशस्वी के खिलाफ जोरदार अपील की ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने। मैदानी अंपायर ने कहा आउट नहीं है, नॉट आउट है। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम ने रिव्यू मांग लिया। उसके बाद हुआ क्या, देखिए स्निकोमीटर देख रहे हैं, स्निकोमीटर में गेंद बल्ले से टकराती हुई नहीं नजर आ रही। ये आप काले पेपर पर जो व्हाइट लाइन देख रहे हैं, ये स्निकोमीटर की फीड है। न बल्ले के गेंद से टकराने की आवाज आई है इसमें, कैमरे पर गेंद बल्ले के पास से दूसरी दिशा में घूमती हुई दिख रही है। इसी तस्वीर को आधार बनाकर थर्ड अंपायर ने आउट दे दिया। फैसले को लेकर यशस्वी ने अंपायर से सवाल भी किया उस वक्त, लेकिन थर्ड अंपायर का फैसला बदला नहीं। विवादित फैसले पर सुनील गावस्कर ने भी सवाल उठाए हैं। दरअसल बेनिफिट ऑफ डाउट जो होता है वो बल्लेबाजों को दिया जाता है, मतलब अगर जरा सा भी संदेह है तो नॉट आउट दिया जाएगा। यशस्वी के आउट होने के बाद पूरी टीम ऑल आउट हो गई। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं राजीव शुक्ला। उसमें एक विवादास्पद निर्णय जिसको लेकर गावस्कर ने भी बोला है और लोगों ने बोला है कि जो उसका यशस्वी जायसवाल का था वो आउट नहीं था। स्निकोमीटर है उसमें तो क्लियर था कि टच नहीं किया, लेकिन वो थर्ड अंपायर का फैसला था। टेक्निकल कमेटी को आईसीसी को देखना चाहिए कि या तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से जाए या जो इंडिविजुअल की ओपिनियन है थर्ड अंपायर की उस हिसाब से जाए।